नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। और आज अचानक से आरबीआई ने जो कदम उठाया उसके कारण मार्केट में एकदम से बिकवाली आई है और इसीलिए बिस्तक के माध्यम से आप देख पाएंगे कि हमारा एक बहुत बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा है और जानने की ये कोशिश है कि जो बाजार की गिरावट है क्या इन लेवल्स पे थमेगी या फिर गिरावट अभी और बढ़ सकती है। देखिए, जो गिरावट आई है ये इंडियन इंडाइसिस पे तो आई है स्टॉक मार्केट पे, लेकिन कमोडिटी मार्केट पे भी इसका डेफिनेट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मेरे साथ इसमें पैनल में जो मौजूद हैं उसमें संदीप मट्टा जी, फाउंडर ट्रेडेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के, रौनक बुंद्रा जी मौजूद हैं, फाउंडर हैं पाइल ऑफ वेल्थ के, अजय केडिया जी, डायरेक्टर केडिया एडवाइजरी के। आप सभी का ही बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। लेकिन रौनक जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं और आप ही बताएं कि एक्सपेक्टेड था रेपो रेट हाइक 0.4% की, ऊपर से दोहरी मार ये कि सीआरआर में भी बढ़ोतरी हो गई है 0.5% की, तो आरबीआई ने चौंका दिया है एक बार। क्या आपको एंटिसिपेटेड था कि होने वाला है? सर, इतना इमरजेंसी आके और तुरंत हाइक करना एंटिसिपेटेड नहीं था, बट अगर आप देखो इसी तरह से फेड ने भी लास्ट वीक में यही किया कि हम आगे जाके अब रादर देन 25 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। तो एक पॉइंटर ये मिल जाता है, अगर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इंडियन मॉनेटरी पॉलिसीज में भी उस तरह के चेंज आएंगे। और क्योंकि इस हिसाब से नॉट ओवर वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ आपको अपना करेंसी और फॉरेक्स भी ध्यान रखना होगा। तो इसी वजह से ये जो रेट हाइक आई है, नॉर्मली 25 बेसिस पॉइंट तक ठीक होता, बट आई थिंक थोड़ा अग्रेसिव है टुवर्ड्स 40 बेसिस पॉइंट। अच्छा अजय जी, अचानक से क्या जरूरत आन पड़ी? अभी अप्रैल की तो पॉलिसी पिछले महीने तो थी, 4 हफ्ते पहले, उसमें तो बोला था बिल्कुल एकोमोडेटिव स्टांस जो बरकरार रखेंगे, रखा भी हुआ है। इनफैक्ट अभी भी कह रहे हैं कि एकोमोडेटिव स्टांस को बरकरार रखा हुआ है, आने वाले समय के लिए हो सकता है कि उसको हटा दें। लेकिन अचानक से एकदम से क्या जरूरत आन पड़ी जो सीआरआर में भी बढ़ोतरी कर दी और साथ साथ रेपो रेट को भी बढ़ा दिया? नमस्कार। देखिए, कभी भी कोई भी चीज अचानक से नहीं होती है, उसके पीछे कुछ तथ्य या कुछ नंबर्स होते हैं जो ऑलरेडी हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखा है कि फूड इन्फ्लेशन या फ्यूल इन्फ्लेशन की बात करें तो वो कंटिन्यू बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से भी अगर हम देखें, सभी सेंट्रल बैंक के जो डिसीजंस अभी धीरे धीरे बन रहे हैं। इनफैक्ट ईसीबी ने भी कहा कि जुलाई में हम रेट हाइक करेंगे, फेड ने ऑलरेडी एग्रेसिव स्टेप लिया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूरत था इंडिया को भी कि इमीडिएटली उस चीज पे एक्शन किया जाए, और लग भी रहा था। जैसे ही सुबह हमने ये न्यूज आती हुई देखी कि अचानक 2 बजे कुछ मीट होगा, तो ये अटकलें लगाई जा रही थी कि फेड से पहले, क्योंकि ज्यादा करके देखते हैं कि सेंट्रल बैंक, ग्लोबल सेंट्रल बैंक है, फेड की मीट से पहले कोई भी ऐसा बड़ा स्टेप लेते नहीं, वो देखते हैं क्या स्टैंड है। बट पिछले 15 दिन से जो गुदगुदाहट मार्केट में हो रही थी, ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि कहीं ना कहीं रेट हाइक तो पक्का है, ये होगा। लेकिन आज का जो ये मीट रहेगा फेड का, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 0.5 का रेट हाइक ये तो हमें सबको पता है, बट आगे का स्टैंड क्या रहेगा? बिकॉज इन्फ्लेशन जिस ढंग से बढ़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जब रेट हाइक होता है तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी निकलना चालू हो जाएगा और इक्विटी मार्केट जैसे नेगेटिवली इंपैक्ट करता है वो दिखेगा। बट इन्फ्लेशन रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज भी अगर हम क्रूड की बात करें तो $105 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो नवंबर में भी हम देख रहे हैं तब हम 75 78 के करीब थे। तो कहीं ना कहीं अगर ये रेट हाइक आगे भी कंटिन्यू करता है तो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी रिसेशन पे तो नहीं जा रही, क्योंकि आईएमएफ ने भी जो अटकलें बताई है, नंबर्स बताए हैं, वहां पे हम देख रहे हैं 2022 की जो ग्रोथ है वहां पे डिटोरेशन हुआ है। साथ में चाइना से भी हमने मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स या चाइना से भी जो कोरोना का जो कंसर्न देख रहे हैं वो भी इंपैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेप लेना बहुत जरूरी था, बट इंपॉर्टेंट आज अगेन फेड रेट का ही रहेगा कि उसमें अगला स्टैंड क्या रहेगा। और जहां तक हमने बाकी नंबर्स देखे हैं और अपडेट किए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कोई रेट हाइक होगा, बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी कंट्रोल है। क्योंकि पिछले 2 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि इन्फ्लेशन ट्रांजिक्टरी है, ये जब भी हम पैंडेमिक के बाद निकलते हैं तो देखते हैं ज्यादा करके इसका इंपैक्ट रहता है। बट अब मुझे लगता है कि ये जो 0.5 का रेट हाइक है, इसके बाद जो गुंजाइश थी और बड़ी रेट हाइक की 2022 में, वो थोड़ा सा एक धीमा पड़ता हुआ दिखाई देगा इन्फ्लेशन की वजह से। संदीप जी, मार्केट देखी क्या आपने? और इनफैक्ट ये ट्रेडिंग बंद कर दिया 3:24 में, या फिर अभी भी प्रॉफिट में पोजीशंस काट ली आपने कि नहीं काटी? कितने पुट्टे खरीदी थी आज? नहीं संदीप जी, आपकी आवाज ना हम तक पहुंच नहीं रही है, थोड़ा ऑडियो इश्यू है। एक बार मेरे ख्याल से म्यूट तो नहीं, एक बार चेक करिए प्लीज। Am I audible to you now? राइट सर वो पूछ रहा था कि जो पुट्स एकदम से भागती हुई नजर आई आरबीआई की कमेंट्री के दौरान, प्रॉफिट बुक कर लिया या फिर अभी भी क्लाइंट्स के लिए होल्ड कर रहे हो?
नहीं तो हम वैसे भी बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म के ऊपर मार्केट को प्ले नहीं करते हैं। हमारा अगर कॉल पुट में ऑप्शन होता भी है तो हम काफी हेजिंग पोजीशन के साथ में उसको मेंटेन करते हैं। तो रादर देन टाइमिंग द मार्केट हम उस इवेंट को इवेंट बेस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करते हुए एक लॉन्गर टर्म व्यू रहता है। अगर हमारा स्पेकुलेटिव ट्रेड है तो भी तो वो पोजीशन तो हेज्ड है, तो जरूर आज इतना बड़ा आज अगर लेकिन अभी मार्केट को कैसे देख रहे हो? 900 पॉइंट निफ्टी बैंक साफ हो गया सर, 400 पॉइंट्स निफ्टी साफ हो गया। क्या करना चाहिए निवेशकों को? थोड़ी सी घबराहट जरूर हो रही है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स टूटे हैं क्या? सर निफ्टी पे 16,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल थे जो मार्केट ने क्रैक किए हैं और कंफर्टेबली उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट एक बियर जोन में जा चुका है। 16,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो हम वापस 17,000 देखने में हमें काफी समय लगेगा। हाँ, अगर रात को जो आज फेड का मीटिंग का जो आउटकम आता है उस आउटकम के हिसाब से अगर फेड पॉलिसी के ऊपर अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड उनके नंबर्स आए और उन्होंने वहां सपोर्टिंग रोल प्ले किया तो हम कल जरूर एक रिवर्सल ट्रेड यहाँ देख सकते हैं। लेकिन क्लियरली ये सेल ऑन राइज मार्केट बनता जा रहा है और जिस तरह से आज रेट हाइक किया गया है इंडियन बाजारों के अंदर, इंडियन मार्केट्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं बहुत सरप्राइजिंग इवेंट है। मार्केट से आप 10% की लिक्विडिटी इस तरह से सक करने की आप कोशिश करते हैं और 10 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें आपका रुख बड़ा एकोमोडेटिव था और आप इमीडिएटली आते हैं और 10% की टाइटनिंग करके चलाते हैं और आप अपनी स्पीच में 3 से 4 बार बोलते हैं कि हमारा रुख अभी भी एकोमोडेटिव है और हमारी टेलर मेड पॉलिसीज रहेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सरप्राइजिंग है और मार्केट इस तरह के सरप्राइजेस के लिए रेडी नहीं है और इसीलिए इस तरह का रीजर रिएक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला स्पेशली, और निफ्टी भी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा सिंपली रहेंगे, फोकस करें कि आप के पास में अगर इन्वेस्टमेंट पोजीशन है तो उसको आप पुट ऑप्शन के साथ में हैज करके रखें। अच्छा, लेकिन ऑब्वियसली आरबीआई गवर्नर तो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना उनकी प्राथमिकता थी। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है तो उसको कंट्रोल करना जरूरी था, और जो भी उन्होंने कदम उठाए हैं वो ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। मीडियम टर्म ग्रोथ इकोनॉमी में बरकरार रहेगी। लेकिन रौनक जी, सवाल है ये कि जिस दिन एलआईसी का आईपीओ खुला उसी दिन ये रेट हाइक करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? सर मैंने जैसे शुरुआत में ही बोला कि इट इज इररिस्पेक्टिव, एलआईसी का आईपीओ ऑब्वियसली सबसे बड़ा आईपीओ है और उसी के दिन मार्केट में ये न्यूज़ लाके या मार्केट को डाउन करके ऑब्वियसली गवर्नमेंट को कोई फायदा तो नहीं हो रहा है। बट जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि फेड अगर एक्शंस ले रहा है और आपको अपना फॉरेक्स भी कंट्रोल रखना है और आपके सीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े और डब्ल्यूपीआई अगर देखोगे तो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। मैंने यही बोला कि 40% बेसिस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वरना 25 बेसिस किया होता तो इट वुड हैव बीन मिक्स विथ हिज कमेंट्री कि हम अकोमोडेटिव भी कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं इस वजह से, तो मोर और लेस चल जाता। बट आप अगर एक और बात बोलूँगा कि ओवरऑल आप ग्लोबल पिक्चर भी अगर देखोगे, S&P 500 जो है वो ऑलमोस्ट 4100 4200 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये वीक में अगर फेड ने कोई भी सरप्राइजिंग एक्ट अगर आता है बाहर, तो अगर 4000 S&P 500 टूट जाता है तो ऑलमोस्ट 5 to 10% का करेक्शन आपको ग्लोबल मार्केट में दिखेगा और उसी का आपको बैक ऑन बैक फायर निफ्टी पे दिखेगा। और जैसे संदीप जी वैसे ही बता रहे थे कि 16,800 17,000 का रेंज 4 बार टेस्ट कर चुका है और आज 17,000 के बिलो ट्रेड करने का मतलब ये हुआ कि अगर S&P 500 गिरता है तो आपको अच्छा खासा 10% फॉल आपको निफ्टी में भी आता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। सो ओवरऑल बेरिश ट्रेंड इज देयर। अब आज फेड की मीटिंग क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे का अजय जी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 50 बेसिस पॉइंट्स फेड जो है वो बढ़ोतरी कर देगा ब्याज दरों में, और आज देर रात को फैसला आएगा, कल उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी तो आज ही जो पड़ा है उसी को नहीं संभाल पा रहे हैं, उसी को नहीं बचा पा रहे हैं, तो कल तो ये यूएस की कमेंट्री से भी जूझना पड़ेगा। सर आप ये बताएं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फेड की कमेंट्री से, और दूसरा ये कि उसका इम्पैक्ट कैसे समझेंगे। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पे भी हमने देखा है कि गिरावट आती चली जा रही है, स्पेशली बेस मेटल्स। देखिए राजी, पहला चीज जो आज का अपडेट आना है वो कोई नया नहीं रहेगा। ऑलरेडी हमने देखा 15 दिन से ही मार्केट में इस चीज का हवा बनता हुआ दिखाई दिया। बट इंपॉर्टेंट मुझे लगता है जो स्टेटमेंट रहेगा आगे के लिए, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली अगर मैं चार्ट्स पे अगर देखते हैं तो देखिए 5-7 चीजें ऐसी है जो एक दूसरे से कोरिलेट होकर चलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि करीबन 103.40 के करीब ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम पिछले अगर 15-20 दिन की बात करें खाली, तो पिछले 15-20 दिन के अंदर 97 से ये 104 तक चले गया।
तो डॉलर में जब तेजी आती है तो हम कमोडिटी के अंदर देखते हैं कि सोने में गिरावट आती है, और वहीं अगर हम सोने का चार्ट देखते हैं तो सोने में हमने करीबन $150 की गिरावट हमने ऑलरेडी देखी है, $2000 से लेकर ऑलमोस्ट 1950 का। लेकिन अब अगर आप चार्ट्स पे देखते हैं तो डॉलर कहीं ना कहीं डिफेंसिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, गोल्ड कहीं ना कहीं सेफ हेवन, या अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रखा है। तो ये एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ हम डॉलर पे हम दबाव देख रहे हैं, वहीं गोल्ड में दबाव मींस जो रैली बनी हुई थी, अब देखिए पिछले 5-7 दिन से ये रैली थकते हुए नजर आ रही है यहाँ पे। और जबकि अगर हम यही चीज गोल्ड में देखते हैं तो गोल्ड में जो गिरावट थी भारी $150 की, ये यहाँ से रिकवरी की गुंजाइश दिखा रही है पूरी। तो कहीं ना कहीं अगर गोल्ड ऊपर आता है तो इसका मतलब ये है कि जो 0.5 का रेट हाइक जो आज होने वाला है, वो मार्केट पूरे अच्छे से हमने देखा है कि उसको डिस्काउंट कर चुका है। डोमेस्टिक मार्केट में भी अगर हम गोल्ड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्राइजेस मल्टीपल ऑफ टाइम 50,500-600 के आसपास पिछले 2 महीनों में 3 महीनों में हमने देखा है, और यहाँ से एक अच्छा खासा बेस बनाकर उठने के लिए तैयार है। सिमिलरली चांदी के अंदर नो डाउट हमने बेस मेटल के तौर पे एक अच्छा खासा फॉल देखा था। जैसे कि आप बेस मेटल की बात करें तो बेस मेटल में हमने देखा चाइना जब से लॉकडाउन में गया हुआ है तब से वन साइडेड हमने एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देखा है। अच्छा, बट ये कहीं बात ना सही कहीं है ना यहाँ कि बेस मेटल्स में लगभग 10% से 13% की गिरावट हो चुकी है बेस मेटल्स में एक महीने में। बहुत जबरदस्त खरीदारी थी, वहीं से ऊपरी स्तरों पे टूटते चले जा रहे हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, निकल वगैरह। बिल्कुल 880 का लेवल हमने कॉपर को देखा था मार्च के फर्स्ट वीक में, और सिंस देन हमने प्राइजेस देखा। लेकिन आप देखिए 880 से 760 का लेवल को आप देख रहे हैं भारी गिरावट। बट इसी चार्ट में अगर आप सितंबर से देखेंगे जब प्राइजेस 680 से बढ़कर आज भी 760 है, मतलब जो बीच में सप्लाई कंसर्न्स बढ़ा था, लॉकडाउन चाइना में लगा तो सप्लाई कंसर्न्स भी बना हुआ था, जिसके चलते हमने एक बड़ा स्पाइक देखा था। अब देखिए चाइना अपनी करेंसी को काफी डिवैल्यू भी कर चुका है, साथ में इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए सारे स्टेप्स ले रहा है। तो जो करेक्शंस आने थे वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट चाइना की तरफ से, क्योंकि अगर हम बिजनेस साइकिल की अगर बात करें तो बिजनेस साइकिल में यूरोप, यूएस, इंडिया, ये सब ऑलरेडी हम मिड साइकिल पे पहुंच चुके हैं, जबकि चाइना रिसेशन के तौर पे दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग नंबर जो शनिवार को आए थे वो काफी खराब आते हुए दिखाई दिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अब बाकी इकोनॉमी में दबाव बनता हुआ दिखाई देगा, सोने चांदी में सपोर्ट मिलेगा, और चाइना रिसेशन से निकलने की कोशिश करने के लिए जो स्टेप लेगा वो बेस मेटल को भी सपोर्ट करेगा कुछ हद तक, क्योंकि अभी सप्लाई डिस्टर्बेंस है वो अभी भी चालू है। चाहे हम एनर्जी क्राइसिस की बात करें यूरोप में, चाइना में, या इंडिया में हम एनर्जी क्राइसिस की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं कुछ एग्रेसिव स्टेप कमोडिटी साइड होते हुए दिखाई देंगे। बट आई एम मोर बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर एज ए सेफ हेवन लुकिंग टू द जियोपॉलिटिकल टेंशन। एंड जो जिस ढंग से टर्मोइल हम देख रहे हैं कि फेड के बाद आएगा इक्विटी मार्केट में, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को अच्छा सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। अच्छा संदीप जी, बाजार में छुपने का तरीका क्या है और कहाँ पर छुपे हैं? अभी गिरावट तो चौतरफा देखने को मिल रही है सर, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जो आपको लगता है कि यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है? रजत जी देखिए, अगर मार्केट गिरता है, निफ्टी अगर गिरता है, तो ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं होगा जिसके ऊपर प्रभाव नहीं आएगा। हो सकता है वो जो इम्पैक्ट है वो शॉर्ट टर्म के लिए आए, तो एक बार ही इवेंट को निकल जाने दीजिए। मुझे लगता है कि 8 या 9 तारीख के आसपास जब LIC का IPO क्लोज होगा, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद से हम एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करते हुए नजर आएंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरा फोकस और मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप 10 तारीख के बाद में आप अपनी किसी पोजीशन के ऊपर मेजरली एंटर करें। अदरवाइज नेक्स्ट 4 से 5 दिन का ट्रेड स्पेकुलेटिव रहने वाला है। अगर 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का कट, अगर ज्यादा का इंक्रीज अगर आता है, तो मार्केट कल जैसे कि रौनक जी ने बोला 8 से 10% का मूव निफ्टी में डाउन ट्रेंड की तरफ हमें भी देखने को मिल सकता है, और निफ्टी 15,500 से 14,000 के लेवल की तरफ जा सकता है। तो थोड़ा सा स्लिपरी है अभी पाथ, और ये जो इवेंट आ रहे हैं और ये जो हेडलाइंस वाले इवेंट हैं, वो मार्केट को किसी भी फंडामेंटल और किसी भी टेक्निकल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो फोकस यही करें कि बहुत ज्यादा पोजीशन इसके ऊपर नहीं बनाएं, अपनी पोजीशन जो आपकी बनी हुई है उसको हैच करके रखें और ऊपर के स्तरों पे निकलने की कोशिश करें। अच्छा रौनक जी, लेकिन अभी तक की अर्निंग्स को देखते हुए कहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट आपको दिखाई दे रही है और कहाँ पर आपको लग रहा है कि अर्निंग्स ठीक है लेकिन स्टॉक्स में करेक्शन होती चली जा रही है? स्पेशली मेरा इशारा IT और बैंकिंग सेक्टर को है। सो IT के सेक्टर की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली ऑन द हायर साइड थी, और एक्सचेंजर ने भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ का रिपोर्ट करी थी, और उसी वजह से TCS इन्फोसिस के एस्टिमेट भी काफ़ी हायर थे। बट अट्रिशन रेट और दूसरे सब पैरामीटर्स की वजह से, मार्जिन कम आने की वजह से अब उस तरह की ग्रोथ आ नहीं पा रही है। तो एक तो सबसे पहले जो FMCG सेगमेंट
और आईटी सेगमेंट जो सेफ हेवन कहलाते थे वो अब नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज दे वर रियली एट द टॉप, और उस हिसाब से अर्निंग्स काफ़ी बड़ी नहीं है, और आने वाले 2 क्वार्टर में भी जिस हिसाब से गाइडेंस दिया गया है तो मार्जिन विल बी अंडर प्रेशर। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्जिन ना कि आईटी बट एनी अदर सेक्टर्स के आप देखोगे, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन हर कंपनी के एक सफ़र होने वाले हैं। इसी वजह से नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में अगर जिन कंपनियों के और सेक्टर के वैल्यूएशंस हायर एंड पर हैं उनमें आपको दबाव हमेशा मिलेगा, और अगर मार्केट करेक्ट होगा तो ये पहले स्टॉक्स होंगे जो फेयर वैल्यू पे आने के लिए अर्जेंटली करेक्ट होंगे। तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए कि आप वो स्टॉक्स में ना हो जहां वैल्यूएशन ऑलरेडी हाई है, ऑलरेडी आपको ग्रोथ नंबर्स आने चाहिए थे जो आए नहीं है। दूसरी बात होती है बैंकिंग की। बैंकिंग का अगर आप देखा जाए तो एनपीए नहीं आया है, ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, और ग्रोथ जो लोन की आ रही है वो तो आनी है क्योंकि इंटरेस्ट रेट इज ऑन द लोअर एंड। बट अगर आपको इन्वेस्ट भी करना है तो मैं बोलूँगा कि बैंकिंग सेक्टर में लंबी अवधि के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए वाया बैंक निफ्टी ईटीएफ जो होते हैं बैंक 20 के, वो आप हर लेवल पे ले सकते हो। उससे फायदा ये है कि एचडीएफसी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कि कोटक कर रहा है, कि एसबीआई कर रहा है, एक ओवरऑल बास्केट आपके पोर्टफोलियो में आ जाती है विद द एक्सपोजर ऑफ बैंकिंग इंडेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ से जब भी जीडीपी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो आगे जाके इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ ग्रोथ भी आती है, और इसी वजह से आपको सबसे पहला ऑफ टेक होता है वो बैंकिंग सेक्टर का होता है। तो उस हिसाब से अगर आप बैंकिंग एज अ सेक्टर इन योर पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट अराउंड 10 to 15% रखेंगे तो एक काफी अच्छा स्टेबिलिटी मिल जाएगा आपको अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन संदीप जी, एक ना हैरानी करने वाली बात ये थी कि एफएमसीजी के जैसे जैसे नतीजे आते चले जा रहे हैं ना सर, स्टॉक सरेंडर नहीं कर रहे। इनफैक्ट पिछले 1-1.5 हफ्ते का ट्रेंड ये बता रहा है कि एफएमसीजी में निचले स्रोत से कुछ खरीदारी है। कोई स्टॉक जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं या फिर अवॉइड करेंगे एफएमसीजी सेक्टर को भी? सर एफएमजीजी सेक्टर अगर हम देखें पिछले 6 से 8 महीने के अंदर बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है, तो मुझे लगता है ये कैचअप रैली है। जैसे ब्रिटानिया के जो नंबर आए, मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने अच्छे नंबर्स आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को नंबर अगर सरप्राइज करेगा, और अगर वहां पर एक्सपेक्टेशन कम है और एस्टिमेट से बेटर रिजल्ट हर पैरामीटर पे वो डिलीवर करते हैं, तो वहां पर मार्केट उनको एक सैल्यूट तो करेगा। और क्योंकि ये सेफ हेवन है और क्योंकि ये डिफेंसिव स्टॉक्स है, तो सेक्टर रिलोकेशन अगर होना है, सी आज अगर एफआईआईज की इंडेक्स में पोजीशन 34 से 35% के आसपास है, मतलब वो 34% लॉन्ग साइड के ऊपर है, तो इंडेक्स के पास में अगर देखा जाए तो बेचने के लिए बहुत सारी पोजीशन बची नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि उनको सारा का सारा माल इंडिया से खाली करके बाहर लेके जाना है, तो वो ऐसे सेफ हेवन ढूंढेंगे जहां पर उनके पास में वैसे वो रिस्क है। पिछले 1 साल से कर तो बिल्कुल जो आप बोल रहे हो वही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी और मार्केट को प्रेफर कर रहे हैं और इंडिया से बाहर ही निकलते चले जा रहे हैं। सर एफआई का सेलिंग अगर आप देखेंगे तो सारे इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर वो सेलिंग आ रहा है, और उसका रिलेटिव इम्पैक्ट है ना इंडिया के ऊपर भी पड़ेगा। इंडिया आइसोलेशन में प्ले नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया इज अगेन एट ए स्वीट स्पॉट। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आप अपने आसपास की कंट्रीज को देख लें और उसमें कंपेयर करें इंडिया को, तो इंडिया हमेशा वो प्रेफरेंस पे करेगा, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन है, यहाँ की यंग पॉपुलेशन है, और बहुत बड़ा एक मार्केट इंडिया उभर कर आता है। तो एफएमसीजी जैसे काउंटर है, ये ऐसे इनके लिए राइट पिच है आगे बढ़कर खेलने के लिए, कि जहां पर हर सेक्टर दबाव फील कर रहा है, जहां पर कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज हो रहा है, जहां पर क्रूड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, वहां पर ये डिफेंसिव आपको हमेशा बेहतर करता हुआ नजर आएंगे। तो सेक्टर एलोकेशन है, और आपको साल में 2 या 3 बार इस तरह के साइक्लिक स्टॉक आपको मार्केट में आउट परफॉर्म करेंगे। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो मुझे आईटीसी काफी अच्छा लगता है। ब्रिटानिया ने काफी अच्छे नंबर दिए हैं, हालांकि ये चल चुका है, लेकिन आपको थोड़ा सा नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। टाटा कंज्यूमर भी काफी अच्छा प्ले कर सकता है, हमने अडानी बिलमार की तेजी को देखा हुआ है। तो ये सभी सेक्टर्स इस माहौल में जहां पर अनसर्टेनिटी है आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे बाजार को। अच्छा रौनक जी, वैसे ना ये बात सही है कि बहुत ही थिन होती चली जा रही थी मार्केट। रिलायंस को ट्रैक कर रहे थे हम बहुत क्लोजली, ये चढ़ता चला जा रहा है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स चढ़ रहे थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द मार्केट देखोगे, जब आप निफ्टी बास्केट को ही देख लोगे तो उसमें भी रिलायंस को छोड़ के कोई और शेयर ऐसे आगे आ नहीं रहा था। आगे कौन आ रहा था? अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, ऐसे कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो बाजार में पकड़ मजबूत कर रहे थे। तो ऐसी मार्केट का हश्र तो खैर यही होना था कि एकदम से गिरावट आएगी तो संभलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तो रिलायंस साथ नहीं दे रहा है कुछ दिनों से। लेकिन अब मार्केट्स पे अगर अप्रोच रखनी हो तो जैसे अभी संदीप जी ने बोला कि साइक्लिकल प्ले होगा, आपको कौन से सेक्टर्स और कौन से स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं सर, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, ट्रेडर्स के लिए नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए? सर एक बात हमें ये समझनी होगी, एक तो मैंने आपको बैंकिंग का बोला, जो आप बैंक निफ्टी 20 ऐड करते रहिए पोर्टफोलियो में एसआईपी के फॉर्मेट में हर डिप पे, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो एक अच्छा कुशन भी दे देगा पोर्टफोलियो डाउनसाइड के लिए, प्लस डोमेस्टिक अपमूव
आने से उनमें काफ़ी फायदा भी होगा। दूसरा आपको ये फोकस करना होगा कि कौन सी कंपनीज या सेक्टर्स हैं जो डोमेस्टिक ग्रोथ पे काफ़ी निर्भर करेंगे, क्योंकि अब बाहर की चीज़ें तो वैसे भी क्लियर नहीं हो रही है। चीज़ें जो स्टेबिलिटी पे आ रही थी, तो यूक्रेन का एक और इशू आ गया और उसी वजह से ओवरऑल सेंटिमेंट जो ग्लोबल मार्केट के हैं थोड़े वीक हैं। तो अगर मैं उन कंपनीज पे टारगेट करूं जो ग्लोबल मार्केट को हट के अगर डोमेस्टिक फोकस पे रखा जाए तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो लोग समझते नहीं हैं, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स होते हैं। अगर आप देखो कि अगर मार्केट हाई से अराउंड 7-8% या 10% करेक्ट हो गया है, मिड कैप स्मॉल कैप 20-15% तक करेक्ट हो गए हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कौन से स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने ग्रोथ भी दी है, उनके ग्रोथ आउटलुक भी स्ट्रांग है और वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदारी हो रही है बड़े प्लेयर्स की या म्यूचुअल फंड की, वो जाने नहीं दे रहे हैं। इसी तरह के दो स्टॉक आपको मैं बोलूंगा, एक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स, जिनका ऑलमोस्ट 65% मार्केट शेयर है स्टील ट्यूब्स में, और ये इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और इन्होंने कोर फोकस डोमेस्टिक ही रखा है। तो जैसे भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पिकअप आता है, जैसे भी आपका अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट या केपेक्स ड्रिवन होता है, तो भी आपकी डिमांड अपोलो ट्यूब्स की जो स्टील पाइप के ट्यूब्स होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है, और रियल एस्टेट का अपटिक आने का भी उसको एक फ़ायदा मिला है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं ऐसी कंपनी पे पैसा डालूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 52 वीक पे करेक्ट नहीं हो रही है, 52 वीक के हाई पर है, मे बी उसके नतीजे आने वाले हैं, बट पॉइंट ये है कि वहां से अगर 10-15% गिर भी जाता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हो। पिछली हिस्ट्री उनकी ये रही है कि इन्फ्लेशनरी टाइम में इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है, तो एक वो भी एक प्लस पॉइंट मेरे को मिल जाता है। दूसरी कंपनी मैं फोकस करूंगा केईआई इंडस्ट्रीज के ऊपर, और केईआई इंडस्ट्रीज वायर्स केबल्स के अंदर है, इंडस्ट्रियल वायर्स और ईपीसी सेगमेंट में भी है। तो अगर आप देखें तो केपेक्स जो लोएस्ट रहा है लास्ट 15 सालों में, अब केपेक्स काफ़ी बढ़ने लग गया है पीएलआई स्कीम की वजह से या काफ़ी अदर इनिशिएटिव जो आए गवर्नमेंट के, तो उसी वजह से इंडस्ट्रियल वायर्स केबल्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है। और केईआई ने क्या किया है लास्ट एक साल में 1.5 साल में, इन्होंने फोकस उनका इंडस्ट्री के साथ साथ नॉर्मल रिटेल सेगमेंट पे भी काफ़ी किया है, तो उनकी वजह से उनके मार्जिन भी अब इम्प्रूव होने चालू हो गए हैं। सो ये दो स्टॉक्स मेरे रेडार पे रहेंगे, केईआई इंडस्ट्रीज और एपीएल अपोलो ट्यूब्स। चलिए, कोई डिस्क्लेमर सर आपकी तरफ से रौनक जी? दोनों ही स्टॉक हमने हर लेवल पे नीचे में खरीदे हुए हैं, और अभी भी करेक्शन अगर आएगा 10-15% तो भी हम ऐड करेंगे। अच्छा केडिया साहब, एक बार ऑयल के ऊपर भी आप अपना आउटलुक दे दीजिए। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मार्केट्स में ना ये जो रिफाइनिंग कंपनी थी, रिफाइनरीज के स्टॉक्स एकदम से चलने शुरू हो गए थे हाल फिलहाल में, और मिड कैप कैटेगरी में भी कुछ स्टॉक्स हमने देखे जैसे कि चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल, जहां पर जबरदस्त तेजी हमने हाल फिलहाल में आती देखी है। अब ओवरऑल क्रूड पे आपका आउटलुक क्या है सर? देखिए, क्रूड की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा कि नवंबर ऑनवर्ड्स कहीं ना कहीं फूड इन्फ्लेशन सबको पिंच कर रहा था, बट रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न था, जिसके बाद हमने प्राइजेस में देखा एक अच्छा खासा उछाल हमने $138 तक ब्रेंट में WTI में आते हुए देखा है। अब कहीं ना कहीं प्राइजेस $95-96 के आसपास का एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट टाइमिंग मुझे लगता है कि इट विल टेक अनदर पीरियड ऑफ 1.5 मंथ, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना की वजह से कहीं ना कहीं डिमांड में डिटोरेशन होता है, वहीं रशिया से भी अभी आउटपुट में कमी है जो प्राइजेस को कहीं ना कहीं सपोर्ट भी दे रहा है। तो प्राइजेस एज ऑफ नाउ मुझे लगता है साइडवे है, बट हाँ, अगले 2 से 3 महीने की अवधि की बात करें तो जो हमने स्टीम बनते हुए देखी थी मार्च अप्रैल में, अब धीरे धीरे वो कम होते हुए दिखाई दे रही है। चार्टिकली अगर आप ब्रेंट में आप देखें तो हायर लो के पैटर्न्स बने हुए विद $97-98 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। तो आई थिंक अनलेस एंटिल 97 का लेवल ब्रीच नहीं करता, प्राइजेस साइडवे है। बट हाँ, ओवर द मंथ अगर हम 2-3 महीने की बात करें तो मुझे लगता है कि अब क्रूड जो स्ट्रेंथ दिखा रहा था वो अब कम होते हुए दिखा है। उसका सबसे पहला कारण है जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स सभी कंट्रीज धीरे धीरे निकाल रहे हैं। सेकेंडली, चाइना में जो लॉकडाउन अभी भी जो कंटिन्यू हो रहा है उससे डिमांड डिटोरेशन है। कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग के नंबर जो ड्रॉप आए हैं वो भी दिखाता है कि डिमांड में थोड़ा ड्रॉप है। कहीं यूएस से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो हमने यूएस से कंटिन्यू प्रोडक्शन बढ़ते हुए देखा है। उम्मीद है 13.8 मिलियन बैरल के आसपास का प्रोडक्शन यूएस 2023 तक पहुंचा देगा। ओपेक मेंबर्स भी प्रोडक्शन बढ़ाने के जो व्यू है उसको जून में भी कैरी कर रहा है। तो कहीं ना मुझे लगता है सप्लाई धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई देगी, जिसके चलते ब्रेंट ओवरऑल वापस लेट्स से $85-86 तक का लेवल अगले 2 से 2.5 महीने में दिखा देगा। टेम्पररी पॉइंट की अगर हम बात करें तो $112 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेशर स्लो एंड स्टेडीली ब्रेंट पे बनता हुआ दिखेगा। रौनक जी, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स चाहिए होंगे सर।
ओवरऑल आप आरबीआई की जो पॉलिसी आई है इसको आप कैसे देखते हो फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, और दूसरा मार्केट्स इसको आज तो एक झटका लग गया, पर ओवरऑल मूड माहौल को देखते हुए अब इन्वेस्टर्स के लिए क्या मैसेज होगा? सो आरबीआई पॉलिसी जो आई है इज बेसिकली मोर ऑन द अकोमोडेटिव स्टैंड्स भी आई है, इसका मतलब ग्रोथ की तरफ भी फोकस किया जा रहा है, सो एक पॉजिटिव पॉइंट ही है। दूसरा, मैंने जैसे कहा कि फेड मीटिंग जो लास्ट वीक करी थी और उन्होंने भी रेट इंक्रीज की बातें करी थी, तो इट इज नॉर्मल कि आरबीआई ने भी ये जो रेट इंक्रीज का स्टैंड लिया है, सो दैट इज नॉट एन इश्यू। खाली पॉइंट ये कि आने वाले टाइम में ये रेट इंक्रीज इस तरह से अचानक नहीं करके थोड़ा प्लान एज पर शेड्यूल अगर की जाए तो एक काफ़ी पॉजिटिव रहता है मार्केट के लिए। दूसरा पॉइंट, जैसे आपने पूछा कि अब रिटेल इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी चांस है, क्योंकि जब भी मार्केट करेक्ट होता है तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अभी पैसा डालें कि नहीं डालें, थोड़ी देर रुक जाते हैं फिर डालेंगे। तो रादर देन टाइमिंग द मार्केट, आई वुड सजेस्ट कि टाइम स्पेंड इन द मार्केट इज मच मोर प्रिफर्ड रादर देन टाइमिंग द मार्केट, जिस हिसाब से पीटर लिंच ने हमें ये सिखाया है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अच्छे अच्छे स्टॉक लीजिए जिनकी ग्रोथ अच्छे आने वाली है, और एसआईपी फॉर्म में आप हर लेवल पे इन्वेस्ट करिए। या तो आप म्यूचुअल फंड के राउट जाइए, या तो आप कुछ अच्छे सिलेक्टिव 10-15 स्टॉक्स हैं जो मार्केट लीडर्स हों, मे बी मिड कैप में, मे बी लार्ज कैप में, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क, आप एसआईपी के फॉर्म में उन्हें ऐड करना शुरू कर दीजिए। संदीप जी, वैसे बात तो सही है कि समय देना चाहिए मार्केट को, तभी वेल्थ बनेगी, लेकिन जब कुछ ऐसे दिन आ जाते हैं ना जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और जिसमें वेल्थ इरोड होती दिखती है, निवेशकों में भी घबराहट हो जाती है सर, तो ट्रेडर्स का तो हाल बहुत ही बुरा होता है उन दिनों में। आपका निवेशकों के लिए क्या मैसेज होगा, और कितना डाउनसाइड आप देखते हो मार्केट्स में जो फिलहाल अभी गिरावट देखने को मिल रही है, या फिर आज सब कुछ पचा लिया हमने? रजत जी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आज सब कुछ पचा लिया, क्योंकि ये हेडलाइन ड्रिवन मार्केट है, तो और मेजरली ये गवर्न हो रहा है यूएस पॉलिसीज में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। तो आज आउटकम क्या आता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यहाँ से मार्केट एक रिकवरी लेते हैं या फिर यहाँ से एक डाउनसाइड जाते हैं। 16,500 का स्तर अब एक बहुत बड़ा लेवल बन जाता है, हालांकि 16,800 के नीचे हम आज क्लोज करे गए हैं और 16,700 की भी क्लोजिंग आज आई है, तो मार्केट नेगेटिव हो चुके हैं। लेकिन 16,500 अगर किसी तरह से होल्ड कर पाता है तो हमें वापस एक ऊपर का भाव मिलेगा जहां पर हम हमारी पोजीशन को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। सी, अगर हम थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में देखें तो जैसे रौनक जी ने बताया कि आपको अच्छे शेयर्स पकड़ने चाहिए, उसको समय देना चाहिए और मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ग्लोबली भी हम देखें और अगर हम हिस्टोरिकली डेटा को एनालाइज करें, अगर 50-60 साल का अगर डेटा देखें तो हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट और हाई इकोनॉमिक ग्रोथ का जो सिनारियो है वो इक्विटी मार्केट के लिए एक अच्छा पीरियड माना जाता है। तो इस इक्विटी मार्केट का जो अच्छा पीरियड है इसमें आपको 400-500 पॉइंट के ऊपर नीचे के हिकअप्स आएंगे। तो एज ए निवेशक आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को समय देना है, और वो समय हो सकता है कि एक बुल रन के अंदर 5 दिन हो किसी स्टॉक के अंदर, और हो सकता है कि वही अगर एक कंसोलिडेशन का पीरियड चल रहा है तो आपको 5 महीने भी वो आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करे और आपको सताए। तो आपको इन सब चीजों से बॉदर नहीं होते हुए आपको ये फोकस करना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल के लिए। अगर आप इस थियरी से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपका 5 दिन के अंदर पैसा बन जाए, लेकिन अगर आप ये फोकस करते हैं कि मुझे 5 दिन के अंदर पैसा चाहिए तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपको 5 साल के लिए भी रखना पड़े। तो मेरी निवेशकों से यही राय है कि समय दीजिए मार्केट के अंदर, स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को जितना कम कर सकें कम करें, और उसको केवल उस कंपोनेंट को यूज करें कि अगर आपको 12% का म्यूचुअल फंड रिटर्न देते हैं या अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में पार्टिसिपेट करके 12% निफ्टी ग्रो कर सकता है, तो मैं स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी को करके अगर अपने रिटर्न को 12 से 15% कर पाया तो बस 3% का इंक्रीमेंटल मुझे अगर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी से मिल जाए तो मेरा ओवरऑल रिटर्न मार्केट बेंचमार्क्स को आउटपरफॉर्म कर देगा। तो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज का केवल इतना सा रूल रखें अपने पोर्टफोलियो के लिए, ये मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। अगर हम 12,000 के लेवल देखेंगे तो वहां से फिर हम 25,000 के लेवल भी देखेंगे, लेकिन उन लेवल को वापस देखने के लिए आपकी कैपिटल में पैसा और आपके अकाउंट में पैसा पड़ा रहना जरूरी है, जो कि आपके वेट करने से ही आएगा। अजय जी, थोड़ा कमोडिटी मार्केट से बाहर आके ना थोड़ा शेयर मार्केट पे, वो भी प्राइमरी मार्केट पे, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ जिस दिन खुला और उसी दिन आरबीआई ने हथौड़ा मार दिया, ब्याज दरें बढ़ा दी। अब एक तो बस आपसे आखिरी कमेंट ये चाहिए कि क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन से बात होती रहती है, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट से आपकी बात होती रहती है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन लगा दी हैं, उनको कुछ घबराने की जरूरत है, या फिर जिस तरीके का हमने एंकर बुक को रिस्पॉन्स देखा है उसी तर्ज पे अब रिटेल कैटेगरी में भी सब्सक्रिप्शंस हायर ही देखने को मिलेंगे, और कोई डरने वाली बात है नहीं एलआईसी में। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, जो लिस्टिंग गेन्स मिलने की बात थी, जब मार्केट का मूड माहौल ठीक था, जब हम 17,000 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे थे तब तक तो ठीक, आज थोड़ी घबराहट ये है कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ दिए हैं। तो एक तो लिस्टिंग कैसी हो सकती है एलआईसी की, और दूसरा अब क्या बड़े निवेशकों को या फिर रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को कुछ घबराने की बात है कि नहीं?
देखिए आईपीओ का इतिहास हमारे इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है 2008 से ही। हमने देखा था वो टाइम पे भी ऐसा ही एक आईपीओ हुआ, उसके बाद जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी खराब रहा है। लेकिन लिस्टिंग गेन की जो रैली हमने बीच में बनते हुए देखी तो सभी पीछे भागने लगे, लेकिन पेटीएम ने ये भी चीज सिखा दी है कि वैल्यू वाले स्टॉक्स को अगर आप लोगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। सबसे पहले जैसा हमने देखा है कि पिछले साल एफआईज का आउटफ्लो काफी ज्यादा था, लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए हमारी एसआईपी बुक जो 12,500 करोड़ की बन चुकी है। मैं काफी म्यूचुअल फंड वालों से जैसे बात होती है तो बोलते हैं, अरे भाई हमारे पास कैश लिक्विडिटी इतनी ज्यादा आ रही है कि मार्केट में कहीं पे भी फॉल आता है तो इमीडिएटली बाइंग आ जाती है। तो पहला चीज है, मार्केट से घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ग्लोबल मार्केट में अगर फॉल आता है तो उसका एक थोड़ा बहुत इंपैक्ट हम देखेंगे, जो मुझे लगता है कि 16,200 16,100 का जो सपोर्ट है वहां तक मैक्सिमम मिल जाए, वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी हमारे पास काफी अच्छी है। और इनफैक्ट आईएमएफ के भी अगर प्रोजेक्शन देखेंगे तो आप चाहे यूएस, यूरोप, कोई भी कंट्रीज से कंपेयर कर लीजिए, इंडिया अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और इंडिया में उतने जो कंसर्न्स नहीं है, चाहे फूड इन्फ्लेशन की बात करें आप, चाहे श्रीलंका की बात कीजिए और कोई भी कंट्री की बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं काफी हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे हैं। बट हाँ, एक एंजाइटी मार्केट में जरूर बनी हुई है, तो उसके चलते मुझे लगता है कि हाँ टेम्पररी फॉल है। लेकिन जिन्होंने आईपीओ के रूट से डाल रखा है वैल्यूएशन वाइज और बाकी सबके साथ अगर देखें तो एलआईसी का आईपीओ काफी अच्छा है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि लिस्टिंग के टाइम पे हमें हो सकता है कि बिलो पार हमें दिखाई दे प्राइजेस, लेकिन ज्यादा होल्ड करता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो आई थिंक जो टेम्पररी फेज जो आज हमने मार्केट में 16,800 की राइटिंग, 16,800 के नीचे का जो ये ब्रीच किया है, ये मुझे लगता है वर्स्ट से केस सिनेरियो, क्योंकि फेड के अपडेट्स के बाद थोड़ी अच्छी क्लैरिटी बनेगी। बट टेक्निकली अगर लेवल्स की बात करें तो आई थिंक अनसस्टेनेबल लेवल जो रहेगा वो 16,200 तक का रहेगा। बट ओवरऑल जो हमने मंथली एक्सपायरी के हिसाब से रेंज देखी थी, तो आई थिंक प्राइजेस 17 के ऊपर तो नहीं, बट हाँ 16,800 से 17 का रेंज अगले हफ्ते में वापस हमको रिगेन करते हुए दिखाई देगा। तो इन ऑल ऐसे घबराने की बात नहीं है। इंडिया एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग फेस पे है, स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे है, तो इतना ज्यादा इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पे पड़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। बस आज टेंशन इस चीज की हो गई और मार्केट इसलिए नर्वस हो गई कि आपात बैठक बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई आरबीआई को। 2 और 3 तारीख को एमपीसी की आपात बैठक हुई, अभी तो फेड की कमेंट्री आई भी नहीं है। एंटिसिपेशन में ही एकदम से जो आज रेट बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट कर दी आरबीआई ने, उससे थोड़ा टेंशन, नर्वस बाजार डेफिनेटली होता हुआ नजर आया। और बिकवाली बहुत एग्रेसिव तरीके से हमने देखी है आज लेटर हाफ में मार्केट्स पे। आप सभी का ही बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस स्पेशल शो में अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिज तक के साथ। नमस्कार।